नमस्कार, न्यूज एट 9 में आपका स्वागत है। मैं हूं विरत दुबे। आइए जल्दी से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। 12 जनवरी को मनी स्वामी विवेकानंद की जयंती, राष्ट्रीय युवा दिवस के तौर पर मनाता है देश। कोलकाता में जन्मे थे स्वामी विवेकानंद। नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड बनाएगी एम सैंड, पर्यावरणीय तौर पर सतत है यह पहल, मरीन लाइफ को संरक्षित करने में रहेगी भूमिका। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट हुई जारी, धीमी रहेगी अर्थव्यवस्था, रूस यूक्रेन युद्ध है धीमी गति को जिम्मेदार। आइए अब बढ़ते हैं खबरों में आगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस बुलेटिन को अगर आप पीडीएफ फॉर्म में पढ़ना चाहते हैं तो अमृत उपाध्याय 007 इस टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर आसानी से पढ़ सकते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के हुबली में 26वें नेशनल यूथ फेस्टिवल का शुभारंभ किया है। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर आयोजित किया जाता है। गौरतलब है कि स्वामी विवेकानंद की जयंती को देश में राष्ट्रीय युवा दिवस के तौर पर मनाया जाता है। इस साल के लिए इसकी थीम है विकसित युवा विकसित भारत। आपको बता दें कि स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था। उनके बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था। ये स्वामी रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं का प्रसार करने के मकसद से उन्होंने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। यहाँ पर यह ध्यान रखना जरूरी है कि परमहंस मठ की स्थापना रामकृष्ण परमहंस ने की थी। रामकृष्ण मिशन एक हिंदू धार्मिक संगठन था, लेकिन इसने अन्य धर्मों को भी महान बताया। इसने मूर्ति पूजा का समर्थन किया। इसके मुताबिक मूर्ति पूजा उपासना का एक सरल तरीका है। स्वामी विवेकानंद ने 1893 में शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में लोगों को बताया कि वेदांत केवल हिंदुओं का ही नहीं बल्कि सभी मनुष्यों का धर्म है। उन्होंने पश्चिमी दुनिया का भारत के वेदांत और योग दर्शन से परिचय कराया। विश्व बैंक ने ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के मुताबिक वैश्विक समृद्धि दर में तेजी से कमी आ रही है। इसकी वजह बढ़ती महंगाई, निवेश में कमी और रूस द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण को बताया गया है। वैश्विक अर्थव्यवस्था 2023 में 1.7% की दर से तो 24 में 2.7% की दर से वृद्धि करेगी। भौगोलिक समूह के हिसाब से देखें तो दक्षिण एशिया की वृद्धि दर 2023 में 5.5% तो 2024 में 5.8% आंकी गई है। आपको बता दें कि विश्व बैंक समूह में कुल 5 संस्थाएं IBRD यानी इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IDA यानी इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, मल्टीलेटरल गारंटी एजेंसी और इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स शामिल हैं। IBRD और IDA को सम्मिलित रूप से विश्व बैंक कहते हैं। वर्तमान में विश्व बैंक समूह के अध्यक्ष डेविड मॉलपास हैं। इनका मुख्यालय वॉशिंगटन में है। विश्व बैंक द्वारा जारी की जाने वाली अन्य रिपोर्ट्स में वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ईज ऑफ लिविंग रिपोर्ट और ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट, साथ ही वर्ल्ड लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स शामिल हैं। इस खबर की अहमियत को समझने के लिए वर्ष 2014 में यूपीएससी द्वारा पूछे गए एक सवाल पर आइए करते हैं गौर। प्रश्न था, निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी की जाती है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और वर्ल्ड बैंक। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प ए। NCL यानी नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड जल्द ही एम सैंड यानी मैन्युफैक्चर्ड सैंड का उत्पादन करेगी। NCL कोल इंडिया की सब्सिडरी है। एम सैंड का उत्पादन एक पर्यावरणीय तौर पर सतत पहल है। इससे रिवर बेड इरोजन को सुरक्षित और जलीय इकोसिस्टम को संरक्षित किया जाएगा। एम सैंड को कठोर ग्रेनाइट पत्थर से बनाया जाता है। इसे नदी रेत के स्थान पर कंक्रीट निर्माण के लिए प्रयोग किया जाता है। यह एक डस्ट फ्री उत्पाद है। एम सैंड को विनिर्मित किया जाता है, इसलिए इसके साइज को आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। इसमें अशुद्धियां मसलन क्ले, सिल्ट और डस्ट की मौजूदगी नहीं होती है। आपको बता दें कि रेत एक माइनर मिनरल है। द माइंस एंड मिनरल्स डेवलप एंड रेगुलेशन एक्ट 1957 के तहत माइनर मिनरल्स पर विधिक और प्रशासनिक नियंत्रण राज्य सरकारों का होता है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ एक बार फिर से न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच शक्तियों के विभाजन को लेकर सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने न्यायपालिका द्वारा एनजैक को रद्द करने की निंदा की है।
साथ ही न्यायपालिका द्वारा संविधान के मूल संरचना सिद्धांत का सहारा लेकर एन जैक को रद्द किए जाने को गलत ठहराया है। गौरतलब है कि संविधान का मूल संरचना का सिद्धांत न्यायिक समीक्षा का एक तरीका है जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट किसी कानून की विविधता की जांच करता है। इस सिद्धांत को सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार मामले में दिया था। इस मामले में केरल के एक मठ के प्रमुख केशवानंद भारती ने कोर्ट में याचिका दायर की थी। दरअसल मठ की भूमि का केरल भूमि सुधार संशोधित अधिनियम 1969 के तहत अधिग्रहण कर लिया गया था। इस कानून को 29वें संविधान संशोधन 1972 द्वारा भी नवी अनुसूची में डाल दिया गया था। केशवानंद भारती ने सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 32 के तहत याचिका डाली। उन्होंने अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 26, 14, 19 1F और अनुच्छेद 31 के मौलिक अधिकारों की रक्षा की मांग की थी। इस मामले पर 24 अप्रैल 1973 के दिन सुप्रीम कोर्ट की 13 जजों की बेंच ने यह फैसला सुनाया। दिलचस्प बात यह है कि इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने 24वें संविधान संशोधन की वैधता को बरकरार रखा था। साथ ही कोर्ट ने गोलकनाथ मामले के अपने फैसले को पलट दिया। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि संसद मौलिक अधिकार को संशोधित कर सकती है या किसी मौलिक अधिकार को वापस भी ले सकती है, लेकिन कोर्ट ने इस फैसले में मूल संरचना का सिद्धांत दिया। इसके मुताबिक अनुच्छेद 368 के तहत संसद के संवैधानिक अधिकार उसे संविधान की मूल संरचना को ही बदलने की शक्ति नहीं देते। संसद संविधान की मूल संरचना से जुड़े प्रावधानों में संशोधन नहीं कर सकती। आपको बता दें कि संविधान में कहीं भी मूलभूत ढांचे यानी बेसिक स्ट्रक्चर की बात नहीं कही गई है। यह जुडिशरी द्वारा किया गया नवाचार है जो कि केशवानंद भारती मामले में ओरिजिनेट हुआ था। अभी भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह परिभाषित किया जाना है कि संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर में क्या शामिल है। सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों के आधार पर इसकी कुछ बातें निकल कर आई हैं। मसलन संविधान की सर्वोच्चता, संविधान का संघीय नेचर, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा आदि मूल संरचना के हिस्से हैं। आइए अब बात करते हैं आज के बुलेटिन पर आधारित प्रश्नों की। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट जारी की जाती है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम या फिर वर्ल्ड बैंक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 26वें नेशनल यूथ फेस्टिवल का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। परमहंस मठ की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी। नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही कथन को चुनिए। विकल्प 1, विकल्प 2, 1 और 2 दोनों, ना ही 1 ना ही 2। आइए अब नजर डालते हैं पिछले बुलेटिन पर आधारित प्रश्नों पर और जानते हैं उनके उत्तर। यूनिफॉर्म सिविल कोड का वर्णन करता है अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 46 या फिर अनुच्छेद 40। इस प्रश्न का सही जवाब था विकल्प ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ताशकंद समझौता भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद संपन्न हुआ था। किगाली संशोधन लीगली बाइंडिंग है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? सही विकल्प के आधार पर सही उत्तर चुनिए। केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना ही 1 ना ही 2। इसका सही जवाब है विकल्प सी, यानी दोनों कथन सही हैं। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आशा करते हैं आपको सभी खबरें सही तरीके से समझ में आई होंगी। फिर कुछ नई खबरों के साथ कल आपके समक्ष हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।